ये वीडियो सुना आपने, शायद आपको भाषा नहीं समझ में आई होगी। दरअसल ये भारत के कर्नाटक राज्य का वीडियो है, जहां बीजेपी की सरकार है और प्रधानमंत्री रैली करने गए थे। ये जो लोग हैं, इनको 500 रुपये सर्विस देने के लिए, जो ये रैली में आए थे उसके लिए 500 रुपये देना तय हुआ था। लेकिन रैली के बाद बीजेपी के जिन लोगों ने इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, उन्होंने 100 रुपये दिए और फरार हो गए। उसके बाद ये लोग प्रदर्शन करने लगे और थाने चले गए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, 2014 के चुनाव में लगभग 250 प्रधानमंत्री ने रैली की थी। 2019 के चुनाव में 200 रैली की थी और हर विधानसभा चुनाव में वो दर्जनों रैली करते हैं। तो क्या आपको लगता है, क्या प्रधानमंत्री की रैली के लिए लोग किराए पर लाए जाते हैं? और सवाल है कि इतना पैसा बीजेपी के पास कहाँ से आता है? और उससे भी बड़ा सवाल है कि जो लोग 500 रुपये तय करके लाते हैं और वो भी नहीं देते हैं, वो जनता का क्या करेंगे? ये वो तमाम सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं और सबसे ज़्यादा आज सोशल मीडिया पर यही खबर वायरल है। आप सोचिए कि भीड़ के लिए 500 रुपये लाए जाते हैं। पूरे रैली के दौरान प्रशासनिक अमलों का इस्तेमाल होता है, जहां उनकी सरकार है। बसें लाई जाती है, अधिकारियों को लगाया जाता है, पैसे वसूले जाते हैं। इतना ही नहीं, पूरे शहर को झंडा से पाट दिया जाता है। वो बीजेपी जिसके राज्य में आपको आप राष्ट्रवादी हैं तो आपको तिरंगा फहराना है घर पर, और उस तिरंगे के बीजेपी ने पैसे लिए। मैंने हिमाचल चुनाव में आपको दिखाया था कि कांग्रेस हो या बीजेपी, इनके पास कितना पैसा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी ने 600 जिलों में अपने दफ्तर खोल लिए हैं। दिल्ली में उसका आलीशान दफ्तर है। सबसे ज़्यादा अमीर पार्टी बीजेपी है, ये रिकॉर्ड है। अब तो उसने चंदा लेने का ऐसा तरीका ईजाद कर दिया है बॉन्ड के जरिए, जिससे किसी को पता ही नहीं चले कि वो कितना पैसा ले रहे हैं, कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो राजेंद्र प्रसाद सिंह इसीलिए कहते हैं कि इस देश में बीजेपी, कांग्रेस और सवर्णों की जो पार्टी है, चाहे वो ममता हो, नवीन हो, ये सब लेफ्ट हो, ये सब जो पार्टियां हैं वो पैसे वालों की पार्टी है, अमीरों की पार्टी है। जिनका जनाधार है, जिनके पास वोट है, वो पार्टियां सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम है। जो बहुजनों की पार्टी है, जिसके पास सबसे ज़्यादा जनाधार है, लेकिन वो चुनाव नहीं जीतते हैं क्योंकि राजनीति का पैसाकरण हो गया है और प्लस उनमें राजनीतिक एकजुटता नहीं है। तो सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री की रैली सफल बनाने के लिए किराए पर लोग लाए जाते हैं। उनको रैली को अच्छा करने के लिए रातों रात सड़क बन जाता है, यहाँ तक कि अस्पताल चमका दिया जाता है जहाँ मरीज भरे होते हैं। तो ये है बीजेपी के प्रधानमंत्री की रैली की हकीकत। और सोचिए, इसको तमाम अखबार, तमाम सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं और इससे सरकार की भद्द पीट रही है। अब इस बीजेपी केंद्रीय मंत्री का एक वीडियो देख लीजिए, 2 सेकेंड का। ये अश्विनी चौबे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, किस तरह से माइक झटक रहे हैं। सत्ता का नशा सर चढ़ कर बोल रहा है। माइक देने आया उनका एक कार्यकर्ता, उनको कहा गया कि 2 मिनट बोलना है, माइक देने आया तो आपे से भड़क गए। तो बीजेपी नेताओं को जो सत्ता का नशा है ना, वो अब सिर पर चढ़ने लगा है, क्योंकि ये दूसरा टर्म है। सोचिए, मनमोहन सिंह की सरकार में इसी तरह का नशा जो है कुछ कांग्रेस के मंत्रियों को था, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, ये लोग, पी चिदम्बरम, ये लोग अलबल बोलते थे, कारण सत्ता चली गई। तीसरी खबर भी बीजेपी से ही है, राजनीतिक खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने बड़ा खुलासा किया। उनका कहना है, तीरथ सिंह नाम है उनका, जिन्होंने फटी जींस वाली बात कही थी। उनका कहना है कि उत्तराखंड में कोई भी काम बिना पैसे दिए हुए नहीं होता है, बिना कमीशन का कोई भी काम नहीं होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह कह रहे हैं, जो बीजेपी के ही नेता हैं। लोग मजाक कर रहे हैं कि क्या इसीलिए जिन लोगों को 500 रुपये लाया गया था उनको 100 रुपये दिए गए, 400 रुपये 80% कमीशन काट लिया गया। सोचिए, कुछ दिन पहले कर्नाटक के जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है वहाँ, उन पर आरोप लगा था कि वो हर मामले में 40% जो है वो कमीशन लेते हैं। तो ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबर है और सबसे ज़्यादा लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अपने ही सरकार के खिलाफ कोई तो बोला।
और उसके बाद ये वीडियो देख लीजिए। मुलायम सिंह यादव अब दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन हो चुका है। उनकी सीट पर उनकी बहू डिम्पल यादव चुनाव लड़ने जा रही हैं। डिम्पल सिंह है, वैसे वो ठाकुर समाज से हैं, अखिलेश जी की पत्नी हैं। अब वो डिम्पल यादव उनको लोग कहते हैं। इसी वजह से मैं फिर कह रहा हूँ, तमाम जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं उनकी सबसे ज़्यादा आलोचना इसी वजह से होती है कि वो अपने परिवार के लोगों को सत्ता में बनाए रखते हैं। सोचिए, अखिलेश जी खुद पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, वो एमपी भी हैं, एमपी भी थे। उसके बाद उनकी सीट पर धर्मेंद्र यादव को टिकट मिला, वो चुनाव हार गए। बीजेपी की लगातार स्ट्रेटजी है। कल मैं बीजेपी के दो बड़े नेता से मिल रहा था, एक शेड्यूल कास्ट और एक ओबीसी। दोनों ने कहा कि सपा बसपा आरजेडी जेडीयू जेएमएम में हमको क्या मिलेगा, दूसरों के लिए मौका नहीं है। ये बात कुछ हद तक सही है। मैंने पूछा, आप भी तो बीजेपी में भी पिता पुत्र की पार्टी रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाप अध्यक्ष है, बेटा सीएम कैंडिडेट है, घर के भाई सांसद हैं। ऐसा तो नहीं होता है। इस बात में भी सच्चाई है, जो सच है वो सच है। क्या बहुजन दल जो है इसलिए मार खा रहे हैं क्योंकि वो अपने परिवार के मुंह से नहीं निकल रहे हैं? और सोचिए, नीतीश जी का बेटा है, वो तो उसको राजनीति में नहीं ला रहे हैं, बाद में ला सकते हैं। रामविलास जी अपने पुत्र को ले आए, उनके भाई को ले आए, उनके भतीजा को ले आए। यादव फैमिली में 3-4 लोग यादव हैं, लालू यादव की फैमिली में, अब समाजवादी पार्टी में हैं, जेएमएम में हैं। तो तमाम जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, बीएसपी में हैं, उसमें बीजेपी ने अब तय कर लिया है कि उनका जो परिवार के लोगों के प्रति जो स्नेह है उसको लेकर वो हमलावर है, और इसका असर भी हो रहा है। तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को कहा जा रहा है कि आप जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये परिवारों की पार्टी है, उसमें स्टेट अध्यक्ष का पद रिजर्व है, मुख्यमंत्री का पद रिजर्व है, और उसके बाद वो दूसरे राज्यों में एक्सपेंशन भी नहीं कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इन पार्टियों में जो दूसरे तेज तरार नेता होते हैं उनको मौका भी कम मिलता है, चाहे वो मीडिया में आने का हो। ये एक समस्या है। जब तक ये जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो गठबंधन करके दूसरे राज्यों में एक्सपेंशन नहीं करेगी, जैसे यूपी में गैर यादव गैर जाटव करके बीजेपी ने फायदा उठाया, बिहार में उनकी कोशिश है कि गैर यादव गैर कुर्मी कहकर वो पिछड़े अति पिछड़ों को अपने साथ जोड़ेंगे। बीजेपी की कोशिश है कि उसको ओबीसी के साथ जोड़ा जाए। जैसे यूपी में 27 चुनाव से पहले 27 मंत्री थे, मैंने उनसे सवाल भी किया कि ये बात आपकी ठीक है, लेकिन बहुजनों का जो भी भला हुआ है वो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों ने किया है, कांग्रेस बीजेपी ने और सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों ने तो नहीं किया है। तो एक बात और भी है कि गैर सवर्ण वाली जो पार्टियां हैं उसमें परिवारवाद जरूर हो, लेकिन वो समाज के लिए काम तो करते हैं, और जो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां उसमें भले परिवारवाद ना हो, लेकिन वो पूरे समाज का नुकसान करता है। उनकी पॉलिसीज बहुजनों के खिलाफ हैं। अगर बहुजन गैर सवर्ण वाली पार्टियां, जो बहुजन पार्टियां हैं, अगर वो अपने परिवार को मुंह त्याग कर और सबको मौका दे, जो जितना ज़्यादा बेहतर काम करे उसको मौका दे, और तमाम राज्यों में वो फैले बढ़ें, तब जाके स्थिति बदल सकती है। क्योंकि सबका सपना होता है राजनीति में शिखर पर जाने का, और जब ये रीजनल फोर्सेस, रीजनल पार्टियाँ एक ही राज्य में रहेंगी तो फिर उनसे लोगों का जुड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। और इसी का फ़ायदा बीजेपी उठा रही है, और वो तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के युवाओं को कह रही है कि सपा बसपा आरजेडी जेडीयू जेएमएम में आपको क्या मिलेगा, वहाँ एक ही परिवार के सीएम, एक ही परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप सिर्फ झंडा उठाइए। बीजेपी कांग्रेस आपको मौका देती है कि आप अध्यक्ष भी बन सकते हैं और मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों ने बहुजन समाज का तो भला नहीं किया है। कुछ बहुजन नेताओं का भला कर दे अलग बात है, और जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं उसने अपने परिवार के साथ साथ समाज का भी भला किया, ये भी फैक्ट है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आखिर इन रैलियों में पैसे कहाँ से आते हैं, और जिन लोगों को रैली में लाया जाता है क्या बीजेपी पैसे देकर भीड़ जुटाती है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।